अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट्स इसी टॉपिक में बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन आज के बाद आप इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल्स के साथ इतनी आसानी से समझेंगे कि इसको फुल मार्क्स लाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर पॉइंट को हम यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है या कुछ भी पूछना है, या आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए पीपीटी वाली। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगी। आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक लाइक हमें और भी इंकरेज करता है और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएंगे। आपको इंशाल्लाह फुल फ्री कोर्स पॉलिटिकल साइंस में हम ऐसे कराएंगे। तो आज 10th क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, तो पहला यूनिट हमारे लिए फिर कंप्लीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, एक मिनट आप दीजिएगा। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे समझाता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन और डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन से जो रूल्स लिखे हुए हैं हम कैसे वहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं, कैसे वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है कि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी भी और यूनिटी भी, और वी कैन से यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो पहला क्वेश्चन, इसको पहला पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ से। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स डाइवर्सिटी इन मेनी वेज, प्रमोट्स यूनिटी अमंग ऑल द सिटीजन्स। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसकी, जैसे अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, हर एक का रिलीजन अलग है, हर एक का हम बोलेंगे लैंग्वेज अलग है, हर एक का जो है वहाँ पे कल्चर्स अलग हैं। सो वी आर लिविंग इन डाइवर्सिटी, ये क्लियर सी बात है। लेकिन डाइवर्सिटी में होने के बावजूद भी अगर हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं, बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees the equal rights for everyone, regardless of their caste, regardless of their society, regardless of their gender, regardless of their culture, language। इनको छोड़ के हर एक को इक्वल यहाँ पे मिलेगा राइट्स। एग्जाम्पल भी देंगे, जैसे जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट, तमिलनाडु का स्टूडेंट, महाराष्ट्र का स्टूडेंट, मुंबई का स्टूडेंट या दिल्ली का स्टूडेंट, अगरचे दे हैव द डिफरेंट कल्चर्स बट दे हैव द इक्वल राइट्स एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। तो पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे हर एक को यूनिटी में रखने के लिए सबके लिए सेम राइट्स है, अगरचे हम दूसरे यहाँ से रहते भी है, कहाँ से, दूसरे लैंग्वेजेस वगैरह से रहते भी हैं। सो दूसरा यहाँ पे पॉइंट आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, इट रिकॉग्नाइजेस इंडिया एज अ लैंड ऑफ डाइवर्स रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम एंड द ट्रेडिशन। सो इसने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया एज अ डाइवर्स। एग्जाम्पल, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स, लैंग्वेज, कल्चर्स और ट्रेडिशंस हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वालों को, रिलीजन रखने वालों को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन सबको इंपॉर्टेंस देता है, वो भी इक्वल, और सबको एक इंडियन सिटीजन के तौर पे वो जोड़ता है, यूनिटी में रखता है। सो एवरीवन लिविंग इन इंडिया हैव द सेम सिटीजनशिप, ये आपको याद रखना। सो ये तो हो गया, ये तो हमने बात की थी, ठीक है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन अब ये मानता है यहाँ पे क्या, कि इंडिया सिर्फ एक रिलीजन या एक कल्चर का मुल्क नहीं है, देन हर कम्युनिटी को अपनी अपनी पहचान के साथ जीने का हक है। अगर मैं कश्मीरी हूं, सो मुझे कश्मीरी कल्चर के साथ इसी हिंदुस्तान में एज अ इंडियन सिटीजन रहने का हक है। मेरे कल्चर पे कोई वार नहीं करेगा और मेरे कल्चर पे कोई अटैक नहीं कर सकता। जैसे
हर किसी को हक है कि वो दिवाली भी मनाए, ईद भी मनाए, क्रिसमस भी, गुरु नानक जयंती भी मनाए, सब सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई किसी को नहीं रोक सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दिया, इसकी वजह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेंटेन रहा है। बात करेंगे बेटा तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है शॉर्ट में, फंडामेंटल राइट्स एंश्योर इक्वालिटी एंड द फ्रीडम। It guarantees the fundamental rights all citizens ensuring equality and the freedom। कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स भी गारंटी देता है, इक्वालिटी भी और फ्रीडम भी। अब देखेंगे इसकी बात, हर सिटीजन को इक्वालिटी मिली है यहाँ पे, कोई किसी भी मजहब से हो, कोई किसी भी सेक्शन से बिलोंग करता है, वो सोसाइटी में इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगी, बोलने की आजादी। सर बोलेगा क्या, ही कैन क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे सीजीपी ने किया था। फिर सवाल दूसरा है, उन पे लाठियां बरसाई गई, उन पे टीयर गैस शेलिंग की गई, उन पे पैलेट्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे था। सो यहाँ पे ये है कि मुझे बोलने की आज़ादी है, मुझे एक तरफा राय रखने की आज़ादी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन से, और यहाँ पे मुझे रिलीजन का भी राइट है कि मैं वर्शिप करूं, मैं किस तरीके से वर्शिप करूं, जो मुझे मेरा मजहब बोलेगा मुझे कोई रोकने वाला यहाँ पे नहीं होगा। सो किसी के साथ रिलीजन का या कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल उसको पुनिश करेगा, जो इनके बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन बेटा करेगा। होगा ये। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन पॉइंट नंबर 4, लेकिन बिफोर दैट वी विल गिव द एग्जांपल रिलेटेड टू टॉपिक पॉइंट नंबर 3। एक मुसलमान, हिंदू, सिख या क्रिश्चियन अपनी मर्जी की इबादत कर सकता है, तो ये इसके एग्जांपल आप ले सकते हो ना। मूव टू 4। फोर्थ क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। जैसे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमें आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 तक मिलता है, ठीक है ना। सो इसमें क्या होता है, जितने भी माइनॉरिटीज हैं, दे कैन प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, दे कैन प्रोटेक्ट देयर स्क्रिप्ट एंड कल्चर एज वेल। सो माइनॉरिटी कम्युनिटीज अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आसानी से, और वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं जहां पे वो अपने कल्चर को पढ़ाए। एग्जाम्पल दे सकते हैं, कश्मीरी हो, उर्दू हो या पंजाबी हो, ये स्कूल्स अपनी लैंग्वेजेस को प्रमोट कर सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन यू कैन सी इन जम्मू एंड कश्मीर स्कूल्स till the class of the 9th we have the subject as a Kashmiri in our schools. So it is only because of the article 29 to 30 in which the constitution is guaranteed us the cultural and the educational right. तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा। Another point number 5, that is 22 scheduled language in the 8th schedule, showing the respect of all the Indian rich linguistic diversity। आपको पता होगा, जो ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ कुछ गड़बड़ी हुई थी कि पहले बोला गया था कि हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे, फिर बहुत सारी मोर देन 40% पॉपुलेशन इंडिया में ऐसी थी दे डोंट नो द हिंदी लैंग्वेज। सो कुछ क्राइसिस उठे वहाँ पे, फिर ये डिसाइड किया गया कि हम रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस बनाएंगे। सो इसमें कुल मिला के 22 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बना लिया, और इसमें इसको 8th शेड्यूल के अंडर में रखा गया। इसका मतलब ये है, हिंदी हो, उर्दू हो, कश्मीरी हो, डोगरी हो, तमिल हो, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, सब इन सबको रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस में रखा गया है, और ये हिंदुस्तान इनको प्रोटेक्ट करेगा। अब एक और है, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और पूरे इस इंडिया का, लेकिन इंग्लिश को भी साथ में ये बोला गया कि आप इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के पर्पस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब हिंदी यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज तो है ही, जबकि इंग्लिश ऑफिशियल वर्क के लिए भी यूज होती है, ताकि पूरे इंडिया में कम्युनिकेशन आसान हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया डज नॉट नो द हिंदी। जैसे कश्मीर के लोगों को भी हिंदी लिखनी नहीं आती है, मोस्ट ऑफ द लोगों को। तो इसमें क्या है, जैसे कि यूपीएससी और पार्लियामेंट के बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलते हैं। अगर आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए जाते हो वहाँ पे आपको पेपर हिंदी में भी मिलता है, ठीक है ना। सो ये चीजें, इट हैज द फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड ऑटोनॉमस स्टेट्स
and autonomous states, balancing unity, diversity through the division of power. यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर जो है ना वो सेंटर को दिया गया है, लेकिन स्टेट्स को भी ऑटोनॉमस स्टेट्स मिला है. दैट मीन्स देयर आर सर्टेन एरियाज, देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स इन विच स्टेट्स कैन रूल ओवर देयर, स्टेट्स वहाँ पे रूल कर सकते हैं. जैसे इसमें कुछ लिस्ट्स फिर बनाए गए, आपने पढ़े होंगे. इसमें से आपको यूनियन लिस्ट मिलेगा, इसमें से आपको स्टेट लिस्ट मिलेगा, इसमें से आपको कंक्यूरेंट लिस्ट मिलेगा. तो इन चीज़ों की वजह से डाइवर्सिटी मेंटेन है. इट एंश्योर्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स, communities and the social groups in the parliament, state legislative assembly and local bodies. से ये है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें ये बोलता है कि चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, चाहे लोकल बॉडीज़ हो, मुख्तलिफ रीजन्स और कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे पार्लियामेंट ने एक मैदान तैयार करके रखा है. जैसे माइनॉरिटीज़ के लिए पार्लियामेंट ने रिजर्वेशंस दिए, लोकल बॉडी इलेक्शन में वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशंस रखी गई है. तो हर जो लोकल बॉडी इलेक्शन में 33% वुमेन का भी वहां पे बेटा रोल रहता है. तो इस चीज को आप समझ लेना, ठीक है. एक मिनट, वो क्या आपको यहां तक ये अच्छे से समझ आ रहा होगा. हाँ, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे एक और, वो है DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एम एट promoting social, economic and political justice for all regions and communities. तो ये क्या है, जो DPSPs हैं ये गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस सबको प्रोवाइड करे. ये गाइड करता है इसमें. जैसे एग्जांपल देंगे, पुअर पीपल जो कि गरीब लोग हैं उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, ऐसे प्रिंसिपल पर बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल्स बनाए. सो दैट इज द रीजन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सो मेनी फ्री स्कीम्स फॉर द पुअर पीपल पर्टिकुलरली. सो वैसे ही अगर प्रीएम्बल की बात करेंगे, प्रीएम्बल है क्या, प्रीएम्बल इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर करता है और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के प्रॉमिस भी करता है. और एग्जाम्पल अगर हम इसमें लेंगे, ये सारी चीजें देता है. तो हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ये गारंटी देता है. चाहे वो किसी भी रिलीजन या कास्ट या माइनॉरिटी से बिलोंग करता हो, हर एक को इक्वली बेस्ड ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए. सो दस कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रेट करता है इस डाइवर्सिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है यूनिटी को, जिससे हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनता है और जिसमें हार्मोनियस नेशन, जिसमें सब भाईचारे में रहते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम यही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होना चाहिए. मतलब लोग अलग अलग लैंग्वेजेस हो, रिलीजन्स हो, कल्चर्स रखते हैं, लेकिन एक मजबूत इंडिया नेशन का हिस्सा भी है. सो अब यहाँ पे हम जो है बात करेंगे यहाँ पे दूसरे की, ठीक है ना, दूसरे सेक्शन की जो आपको यहाँ से मिलता है. तो ये शॉर्ट में देखेंगे. हमने देखा इसमें बेटा, जैसे आप देख रहे हो कि कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे वेज हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है डाइवर्सिटी एंड प्रमोट करता है यूनिटी को. तो सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी. जैसे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट करता है कि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन के लोग रहते हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द डाइवर्सिटी इन द इंडिया, ठीक है ना. सेकंड चीज वो क्या करता है, वो फिर उन जहाँ वहाँ पे देखता है कि कौन कौन से ऐसे इसमें हैं जो कि माइनॉरिटी में रहते हैं. सो उन माइनॉरिटीज़ के राइट्स को फिर प्रोटेक्ट करता है. जैसे उनके कल्चरल राइट्स हो, उनके एजुकेशन राइट्स हो, तो उनकी वो प्रोटेक्शन देता है. फिर लैंग्वेज प्रोविजंस में अगरचे यहाँ पे वो बोलता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन इंग्लिश को भी हम एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे. बी इट इन द केस ऑफ UPSC, बी इट इन द केस ऑफ द पार्लियामेंट्री documents, so we can use the alternate language as well. So apart from that, Indian Constitution has adopted and accepted and recognized 22 scheduled language, in which Kashmiri is one of them.
रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, ठीक है ना, इनको सबको इन डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। सो फेडरल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे डिवीजन है पावर में, ठीक है ना, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। अगरचे हमें पता है हमारे यहाँ पे फेडरल एक स्ट्रक्चर है बट सेपरेट में यूनिटरी है, दैट मीन्स सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट्स हैव also the certain powers in certain fields, certain areas, states को भी बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे दी गई है। रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करेंगे बेटा, इट एंश्योर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल रिलीजन्स, रीजन्स, कम्युनिटीज एंड द सोशल ग्रुप्स। ये चाहता है कि चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, चाहे हम बात करेंगे किसकी, चाहे हम बात करेंगे लोकल बॉडी इलेक्शन हो, हर एक कम्युनिटी के लोग, हर एक रीजन के लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करने चाहिए। सो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करेंगे, इट गारंटीज द इक्वालिटी, फ्रीडम एंड द डिग्निटी टू एवरी सिटीजन। ये क्या करता है, ये गारंटी देता है इक्वालिटी को, फ्रीडम को, डिग्निटी हर एक सिटीजन की, ठीक है ना। सो अगर फ्रेटर्निटी की बात करेंगे, फ्रेटर्निटी मीन्स यहाँ पे भाईचारा, ये प्रमोट करता है स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एंड नेशनल इंटीग्रेशन को ये प्रमोट करता है। सो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अब इसमें हमारे पास बचता है बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन। क्या बचता है, लास्ट वाला क्वेश्चन, वो इंशाल्लाह अगले वाले टॉपिक में या अगले वाले लेक्चर में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज इतना ही था, तो अगले वाले लेक्चर में इंशाल्लाह, या ये तो कल आपको मिलेगा ही, तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर इसमें शुरू करेंगे। तो दीजिए तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।